आपके पास एक स्टैंडर्ड हम पढ़ेंगे IAS 1। सुनने में आया है कि ये स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है, बट अभी यही है। चेंज भी होगा तो इसकी कुछ चीजें आगे पीछे होंगी। ऐसा नहीं होगा कि ये खत्म हो जाएंगी, चीजें आगे पीछे हो जाएंगी, कुछ चीजें मर्ज हो जाएंगी, कुछ अलग हो जाएंगी। ये जो लफ्ज I और A और S है, इसका मतलब I स्टैंड फॉर इंटरनेशनल, A स्टैंड फॉर अकाउंटिंग और S स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक होगी बात। अब आप पहला स्टैंडर्ड अभी सीखने जा रहे हो। जो कोई स्टैंडर्ड हमें ये क्या सिखाता है? ये जो स्टैंडर्ड है ना, ये इसका मतलब क्या होता है? ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि भाई आपने इससे रिलेटेड इस चीज को कैसे डील करना है। मतलब ये एक तरह के सेट ऑफ रूल्स हैं। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अंदर सबसे पहले ये जो इसका नाम है वो लिखें, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये IAS 1 का नाम है। लोग इसको इसी को फाइनल अकाउंट बोलते हैं। जब लफ्ज आप सुनोगे आईकॉम में या इधर उधर कुछ लफ्ज सुनोगे फाइनल अकाउंट, वो यही है। अब इसके अंदर लफ्ज आ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और एक लफ्ज आ गया प्रेजेंटेशन। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन कैसे देनी है? ये प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? FSC तक ना प्रेजेंटेशन का मतलब कोई और है। FSC तक आप क्या प्रेजेंटेशन समझते हो कि पेपर खूबसूरत होगा तो उसकी अच्छी प्रेजेंटेशन हो। यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर प्रेजेंटेशन क्या माना जाता है? एसेट्स को एसेट के हेड के अंदर लिखना है, एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस के हेड के नीचे लिखना है, लायबिलिटी हो तो लायबिलिटी को साइड पे लिखना है, डेबिट हो तो डेबिट करना है, क्रेडिट है तो क्रेडिट करना है। ये प्रेजेंटेशन है। आपकी राइटिंग जितनी मर्जी गंदी है, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन सही प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? डेबिट को डेबिट करो, क्रेडिट को क्रेडिट करो। जो एसेट है वो एसेट के साथ लिखो, जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी के साथ लिखो। दैट इज अ प्रेजेंटेशन। अ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो प्रेजेंटेशन है, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चीजें हैं वो कैसे कैसे लिखनी है। अगर एक मैं छोटी सी बात बताता हूं आपको, एक घर में आपकी अम्मी आपको एक गिलास देती हैं पानी पीने वाला, ठीक है? आपको कहते हैं जाओ बेटा इस गिलास को रख करो। आप गए और उसको जाकर वॉशरूम में रख दिया। बताओ आपकी अम्मा आपको कुछ कहेंगी या नहीं? जब उन्हें यह पता चलेगा कि मैंने इसको कहा था गिलास रख कर आओ और उसने गिलास जाकर वॉशरूम में रख दिया, वो कुछ कहेंगे या नहीं? फितरालॉजी भी हो सकती है कि आपको अक्ल नहीं है, फलाना ढमकाना, ये वजह वो जगह नहीं है रखने की। जिस जगह आप किचन में रखें जाके, कोई और ऐसी एक अप्रोप्रिएट जगह पे रख दें। तो प्रेजेंटेशन ये है, ये जो आप लोगों की चीजों को एक तरतीब के साथ घर में रखते हो, जो खाने के चीजें हैं वो खाने वाली चीजें कहां रखनी है, जो कपड़े हैं वो कहां पे रखने हैं, जो आपके सोने के लिए इस्तेमाल होती चीजें वो कहां पर रखनी है, चार पहिया कहां पर रखनी है, दैट इज अ प्रेजेंटेशन। ये घर की प्रेजेंटेशन है। अगर घर की प्रेजेंटेशन खराब हो तो अम्मा डांटती है, और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन खराब हो तो आई कैप डांटता है। आई कैप कहेगा कि अगर आपकी प्रेजेंटेशन खराब हुई ना
जिस जगह मैं आपको कहूंगा कि ये चीजें रखनी है या लिखनी है, आपने उधर ही लिखनी है। अगर आपने सही लिख दी तो वो पेपर पास हो जाता है, अगर ना सही लिखे तो फेल कर देता। तो प्रेजेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर सी बात है, ऊपर लिखा क्या हुआ है, स्टैंडर्ड, और वो भी इंटरनेशनल। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में है, ये पूरी दुनिया में यही स्टैंडर्ड पढ़ाया जाता है और ऐसे पढ़ाया जाता है, और पूरी दुनिया में ये चीजें ऐसे ही लिखी जाती है जो हम अभी पढ़ने लगे हैं, जो हमें इस IS1 ने गाइड किया है। थोड़ा बहुत उसने ऑप्शनल चीजें दी है कि भाई ये चीज आपको इस तरीके से लिख सकते हैं, उनमें से कोई एक तरीका हमने अडॉप्ट करना। ठीक होगी बात। अब इससे फायदा क्या है भला, पूरी दुनिया के अकाउंटेंट एक जैसे ही है, जब सब IS1 पढ़ के आ रहे हैं, सब ने एक तरह से काम करना है। अब वो चाहे पाकिस्तान में कोई जॉब करे या दुनिया में किसी नुक्कड़ पे जॉब करे, तरीकाकार सबका एक ही है। इसलिए आपने देखा होगा कि ज्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट बाहर चले जाते हैं। वजह, क्योंकि उन्हें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि सेम स्टैंडर्ड पढ़ के जा रहे होते हैं सारे। तो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या चीज है पहले, फिर प्रेजेंटेशन पे बाद में आते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आखिर है क्या चीज? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अभी, क्योंकि अभी आप लोगों का वो लेवल नहीं है कि मैं आपको हर एक बात बताऊं, काफी सारी चीजें बता दूंगा, लेकिन फिर भी लिमिटेड सी। हाँ जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर होता क्या है कि अगर हम लिखें अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपको पता होना चाहिए, अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या इसको आप बोलोगे कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या क्या बोलोगे, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो पहला कंपोनेंट है मेरे भाई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कुछ लोग इसको, पुराने जमाने में इसको बैलेंस शीट भी बोला जाता है। दूसरा कंपोनेंट है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। पुराने जमाने में इसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बोला जाता था। नंबर 3, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, नंबर 4, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। नंबर 5, स्टेटमेंट ऑफ notes to the accounts। दो चीजें और है वो अभी हम नहीं सीख रहे। ये 5 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ नोट्स टू द अकाउंट्स। हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 है, नाम सारे हैं, नाम का पता होना सारा है, बट इसकी प्रेजेंटेशन सिर्फ 2 की है। बाकी यहां से यहां तक हम पढ़ेंगे PRC के अंदर प्लस FAR के अंदर।
और यहां से यहां तक हम पढ़ेंगे FAR के अंदर। ठीक होगी बात? ये जो आप आज हम पढ़ने लगे हैं ये आपका नेक्स्ट भी है। यहां कितने मार्क्स का पेपर आपको आएगा? मिनिमम 20 to 30 मार्क्स, और FAR में भी ऑलमोस्ट इतना ही। मतलब ये लाजमी है। ये भी अगली अच्छी जो बात है इस चैप्टर में से, FAR में भी 20 नंबर का लाजमी सवाल आना है, और यहाँ पे भी लाजमी है। 20 नंबर से थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं FAR के अंदर, लेकिन यहां नहीं हो सकते। यहां मिनिमम 20 नंबर। तो इसलिए फिर आप खुद ही देख लो ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, आपकी जिंदगी बनाएगा या खराब करेगा, यही है। अब इसका तरीकाकार क्या है? सबसे पहले हम प्रेजेंटेशन बनाने लगे हैं फाइनेंशियल, दूसरे की स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम। इसको पहले मैं बनाने लगा। बड़े ध्यान से लिखना है जी। सबसे पहले हम लिखेंगे जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिस बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बनानी, उसका नाम लिखेंगे। इसे आप कह सकते हो रिपोर्टिंग एंटिटी का नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है? रिपोर्टिंग एंटिटी का नाम लिखना है। स्टेटमेंट ऑफ, फिर स्टेटमेंट का नाम लिखना है कि कौन सी हमने स्टेटमेंट बनानी है। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। फिर डेट भी लिखनी है, लेकिन डेट लिखने के लिए आगे, वैसे तो जो ओरिजिनल तरीका है इसके आगे लिखते हैं, बट क्योंकि आगे लाइन खत्म हो जाती है इसलिए हम डेट का कॉलम नीचे बना देते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 30, जो भी डेट होगी, जिस साल का आप रिपोर्ट बना रहे होगे वो डेट लिखनी है। नाम लिखना है किसका? रिपोर्टिंग एंटिटी का। स्टेटमेंट लिखनी है किसकी? जो रिपोर्ट करनी है स्टेटमेंट। और डेट लिखनी है कौन सी? जिस साल का काम कर रहे हैं। ठीक है। अब इसका एक सिंगल कॉलम फॉर्मेट है और एक डबल कॉलम फॉर्मेट है। हम डबल कॉलम फॉर्मेट को लेकर चलते हैं। हम यहां पर 2 कॉलम बनाएंगे और दोनों कॉलम के ऊपर रुपीज लिखेंगे। ये डेबिट क्रेडिट नहीं है, ये सिर्फ 2 कॉलम है। सबसे पहले आपने अपने ट्रायल बैलेंस से एक चीज ढूंढनी है। क्या? सेल्स। और सेल्स का एक और नाम भी है, रेवेन्यू। अब भला क्या हुआ होगा? आपने जनरल एंट्री पास की होगी। जब आपने जनरल एंट्री पास की होगी उसके बाद क्या किया होगा? लेजर बनाए होंगे। उन लेजर में एक सेल का लेजर होगा। उस सेल के लेजर का जो कैरी डाउन आया होगा वो कहां लिखा होगा? ट्रायल बैलेंस में। वो जो ट्रायल बैलेंस में सेल लिखी हुई है ना, वो यहां लिखनी है। जो ट्रायल बैलेंस में सेल लिखी हुई है वो उठाकर यहां लिखनी है, यहां पे। और दूसरा वैल्यू वहां से उठानी है, लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का आपने अलग लेजर बनाया होगा, पता है ना? सेल रिटर्न का अलग लेजर बनता है। फिर उसका भी कैरी डाउन आया होगा। उस कैरी डाउन को कहां लिखा होगा? ट्रायल बैलेंस में। पहुंच गया ना सारे ट्रायल बैलेंस तक? ट्रायल बैलेंस में। और ट्रायल बैलेंस उठाकर कहां पर लिख देनी है? यहां पर। और उसको क्या कर देना है? माइनस। अकाउंटिंग में माइनस ब्रैकेट को कहते हैं। जो चीज ब्रैकेट में लिखोगे वो माइनस हो रही होगी, जो विदाउट ब्रैकेट लिखोगे वो चीज प्लस हो रही होगी। उसके बाद लिखोगे डिस्काउंट अलाउड। ये सारी चीजें आपको कहां से मिलेंगी? जर्नल एंट्री से मिलेंगी, लेजर से, या ट्रायल बैलेंस से? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में जो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है अब उसकी प्रेजेंटेशन। ट्रायल बैलेंस समझो अम्मा जी है, और अम्मा जी आपको कह रही है कि ये चीजें उठाकर स्टेटमेंट में जाकर प्रेजेंट करो। अगर आपने कोई थोड़ी चीज आगे पीछे कर दी तो फिर क्या है? इसका मतलब है ये 3 चीजों की जगह यही है। ये 3 चीजें आपने हेर फेर नहीं कर सकते, आगे पीछे नहीं कर सकते। हाँ, एक काम कर सकते, तीनों को नेट करके अमाउंट लिख सकते हैं डायरेक्ट भी, एक अमाउंट। सेल माइनस सेल रिटर्न माइनस डिस्काउंट लो, यानी ये बात मैं लिख भी देता हूं। अब ये कॉलम डायरेक्ट, ये हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन है, ये आपकी वर्किंग है। पहला कॉलम आपकी वर्किंग है,
दूसरा कॉलम आपका सोल्यूशन है। आपने सेल उठाकर लिख दी, सेल रिटर्न माइनस कर दिया, डिस्काउंट अलाउड माइनस कर दिया, और जो अमाउंट नेट बचेगी वो हम लिख देंगे दूसरे वाले कॉलम के। पहले वाला कॉलम बनाए ना बनाए आपकी मर्जी, दूसरे वाला कॉलम जरूरी है। आप पहले वाला कॉलम डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी माइनस करके लिख सकते हो, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा ना, इसलिए बेहतर है। आगे सेल जी, उसके बाद ये एक बात खत्म होगी, उसके बाद इसके नीचे लिखना है हमने लेस सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल क्या चीज होती है? वैसे कॉस्ट ऑफ सेल अगर ओरिजिनली आपसे पूछा जाए क्या होता है कॉस्ट ऑफ सेल? कॉस्ट ऑफ सेल नहीं, वैसे उर्दू में मतलब बताए। कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब है जो चीज सेल की है उसकी कॉस्ट क्या है। कॉस्ट ऑफ सेल मतलब जो चीज बेची है उसकी। मैं एक छोटा सा मैंने ये पेन जो मेरे हाथ में है, ये पेन मैंने 10 रुपए का खरीदा, 15 रुपए का बेच दिया, 15 रुपए दैट इज सेल। तो इसकी कॉस्ट ऑफ सेल क्या है? 10 रुपए। जो चीज मैंने बेची है उसको खरीदा कितने का था? जो मैंने चीज बेची है उसको, उसकी कॉस्ट क्या थी? जो बेची है उसकी कॉस्ट क्या थी? दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल। लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल एक फार्मूला है प्रॉपर, वो फार्मूला भी लिख लें साथ। ओपनिंग स्टॉक, यहां पर लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में, इसमें प्लस करेंगे परचेजेस, प्लस करेंगे कैरेजिन। पता है कैरेजिन क्या होता है? कैरेजिन के बारे में पता है क्या होता है? थोड़ा सा एक लफ्ज और है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा। ट्रांसपोर्ट का और भी खर्चे हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट का खर्चा कैरेज। उसके बाद इसमें से माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न, माइनस कर देंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, अपने कैलकुलेटर में क्या करेंगे? पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। ये सारा कुछ बताया होगा हमने, कुछ लिखा हुआ सिर्फ क्या करना है, प्रेजेंट कैसे करना है, कौन सी चीज कहां लिखनी है। उसके अंदर प्लस क्या करना है? परचेज, कैरेजिन भी प्लस कर देंगे, परचेज रिटर्न किया तो माइनस, डिस्काउंट रिसीव किया तो माइनस, और क्लोजिंग स्टॉक भी, ओपनिंग स्टॉक प्लस हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो रहा है। जो आंसर आएगा इसका, इसके बिल्कुल इसके नीचे लिखना है, इसके नीचे यहां पर जो भी आंसर आएगा, ये है असल कॉस्ट ऑफ सेल, दैट इज अ कॉस्ट। ये जो इधर पूरा फार्मूला लिखा हुआ ना, ये फार्मूला है कॉस्ट ऑफ सेल को फाइंड करने का। असल हमने ये चीज है, असल हमारी ये लिखा हुआ ना लेस कॉस्ट ऑफ सेल, सेल में से कॉस्ट माइनस करनी है, तो कॉस्ट फाइंड करने का ये तरीका है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेजिन माइनस डिस्काउंट रिसीव्ड परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, सार जरूरी नहीं होता क्वेश्चन के अंदर सब कुछ बताया हो, जो कुछ बताया होगा लिखेंगे, जो कुछ नहीं बताया होगा नहीं लिखेंगे। गॉट इट? अब सेल में से अगर कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करेंगे, जो आंसर बचेगा उसे क्या बोल सकते हैं? प्रॉफिट। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, तो जो सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करेंगे, ये हमारे पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। इसे क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। चेक कर ले, ये जो आपका सेकंड वाला कॉलम है दैट इज द सॉल्यूशन, और यही कॉलम आपको पेपर में गिवन होगा। फर्स्ट कॉलम नहीं गिवन होगा आपको, फर्स्ट कॉलम हम अपने लिए बना रहे हैं ताकि हमारी वैल्यू फाइंड हो जाए। सेकंड कॉलम आपको पेपर में गिवन होगा, और सेकंड कॉलम इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट कॉलम आप जितना मर्जी कर लें, अपने हाथों में लिख के कर लें, अब वर्किंग कर लें, कैलकुलेटर पे कर लें, जैसे मर्जी कर लें, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड कॉलम आपका आंसर है।
नेक्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद लेस करेंगे अदर एक्सपेंसेस, लेस करेंगे अदर एक्सपेंसेस। बता सकते हो अदर एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं? सैलरी, जो अदर एक्सपेंस सवाल के अंदर गिवन होंगे, रेंट, स्टेशनरी, उसके बाद बैड डेट्स, उसके बाद डेप्रिसिएशन, कोई रिपेयर, कोई इंश्योरेंस। मतलब जितने भी खर्चे हैं, जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे प्लस कर लें, जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे प्लस कर लें। और ये सारे खर्चे यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से खर्चे माइनस करेंगे तो इसे बोलते हैं, जो आंसर आएगा इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लास्ट लाइन में सॉल्यूशन किया वो इंश्योरेंस के सामने लिखी। हाँ जी, हाँ, लास्ट वाली वैल्यू के सब ठीक होगी बात। असल भला क्या चल रहा है वो बाद में देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंच गए हम। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद हमने मजीद इसमें से लेस कर देना है फाइनेंस कॉस्ट। क्या माइनस कर देना है? फाइनेंस कॉस्ट। अब फाइनेंस कॉस्ट होती क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंस को फाइनेंस कॉस्ट बोलते हैं। किसको बोलते हैं? इंटरेस्ट एक्सपेंस को फाइनेंस कॉस्ट बोलते हैं। ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, इंटरेस्ट एक्सपेंस प्लस बैंक चार्जेस। इंटरेस्ट एक्सपेंस प्लस बैंक चार्जेस फाइनेंस कॉस्ट होती है। क्वेश्चन के अंदर अगर इंटरेस्ट गिवन होगा तो भी फाइनेंस चार्ज है, और अगर बैंक चार्जेस गिवन है तो भी फाइनेंस कॉस्ट। उसके बाद लेस का ऐड कर देंगे अदर इनकम। अदर इनकम में क्या क्या आ सकता है? क्या क्या आ सकता है अदर इनकम? गेन ऑन डिस्पोजल, हाँ जी, वही चीजें वही है, चीजें बाहर नहीं है। वहां से जो पहले शुरू में पढ़ लिया है ना, उसके बाहर हमने कभी जाना ही नहीं है जिंदगी में। गेन ऑन डिस्पोजल, कोई रेंट रिसीव्ड है, कोई कमीशन रिसीव है। मैं सारे नहीं लिख रहा, बस हिंट लिख रहा हूं, पता आपको सारा है। इसको भी टोटल करके इसे बोलते हो आप लोग नेट प्रॉफिट। और हमारे सिलेबस में यहां तक है, आगे भी है ये थोड़े से स्टेटमेंट, लेकिन हमारे सिलेबस में यहां तक। ये पूरा तो नहीं आ रहा है, एक बहुत ही छोटा हो जाएगा। नजर आ रहा है? चल, अच्छा मैं इसको अब थोड़ा सा तोड़ने लगा हूं। आपने तो लिख लिया ना, ये जो सबसे पहले है ना, ये वाला हिस्सा, पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। रिपोर्टिंग एंटिटी का नाम, जो स्टेटमेंट बनानी है उसका नाम, और डेट। और इस डेट के साथ यहां पर आता है फॉर द ईयर, पूरा साल। ठीक है, ये आपकी बुक में किस जगह पर लिखा हुआ है? यहां पर देखें, आइडेंटिफिकेशन में। ईच कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम भी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपोनेंट ही पढ़ रहे हैं। कहते जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपोनेंट बनाओगे, ध्यान से बातें सुननी है, मस्ट बी, मस्ट बी, कोई गुंजाइश है आगे पीछे हटने की, प्रॉपरली आइडेंटिफाइड
with the following information displayed prominently. पहला, the name of the reporting entity. किसकी बात कर रहा है? नेम ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी। होगी ये बात पूरी? पहले नाम लिखना है, फिर द डेट ऑफ द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड या पीरियड कवर्ड बाय द स्टेटमेंट विच एवर इज अप्रोप्रिएट। कहता है कि आपने या तो जो साल के लिए बना रहे हो उस साल के एंड वाली डेट लिख दो, या जितने पीरियड के लिए बना रहे हो वो सारा पीरियड भी लिख लो जो आपको सही लगे। इसका मतलब है डेट एक लिखना भी जरूरी है। जैसे हमने डेट लिखी कौन सी है? दिसंबर 25 एंड वाली। आप ऐसे भी लिख सकते थे 11/25 टू दिसंबर 25, 11/25 टू 1/1/25 से लेकर 31 दिसंबर 2025 पूरा साल। ऐसे भी लिखने की इजाजत है, लेकिन जो ज्यादा तरीका बताया जाता है वो यही है कि एंड वाली डेट लिख दो। तो ये क्या लिखा हुआ है? द डेट ऑफ द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड या पीरियड कवर्ड बाय द स्टेटमेंट विच एवर इज अप्रोप्रिएट। फिर क्या लिखना है? द करेंसी इन विच द फिगर्स आर रिपोर्टेड, द करेंसी इन विच द फिगर्स आर रिपोर्टेड। ये किसकी बात कर रहा है? आप डॉलर में, क्योंकि वो तो इंटरनेशनल लेवल पर तैयार कर रहे हैं ना। क्या आपने रुपीज याद किया हुआ है? बाहर जब यूके में जाओ तो आप फिर वहां भी रुपीज लिखो, गलत हो जाएगा। वहां पाउंड लिखेंगे, यूएस जाओगे डॉलर लिखोगे, सऊदी अरब जाओगे यूएस रियाल लिखोगे, सॉरी सऊदी रियाल लिखोगे। उसके बाद नेक्स्ट, द लेवल ऑफ राउंडिंग यूज्ड इन फिगर्स। ये क्या बात है? लेवल ऑफ राउंडिंग यूज्ड इन फिगर्स। आपको मैंने एक बात बताई है कि रुपीस के साथ 3 जीरो, सबके साथ ऊपर 3 जीरो लिख दिया करो। तो अमाउंट के साथ अगर आपने उसको लेवल 1000 में लिखा हुआ है, मिलियन में लिखा हुआ है, तो ये जो अमाउंट्स नीचे हम लिखते हैं इसके नीचे अमाउंट लिखेंगे वो थाउजेंड्स में लिखी हुई है, रुपीज में लिखी हुई है, और अगर राउंड ऑफ लिखी हुई है तो कितने डिजिट में राउंड ऑफ की हुई है। अब ये बातें प्रोमिनेंटली बताना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल विद 1000 ऑफ रुपीज या मिलियन इन रुपीज, पहली बात। ओके की बात। फिर उसके बाद वो कहता है IS डज नॉट स्पेसिफाई द स्टेटमेंट मस्ट बी कॉल्ड। कहता है स्टेटमेंट के नाम कहीं है। जैसे हमने कहा था ना, उसको स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम भी कह सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस भी कह सकते हैं। दिखा है ना अभी कंपोनेंट में जाकर देखो, यहां पर हमने 2 नाम लिखे हैं, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट आर, इसके और भी नाम है। इसे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बोलते हैं। अगर पेपर में अब एमसीक्यूज आ जाए कि IS1 मना करता है कोई और नाम इस्तेमाल करने से, क्या लिखा हुआ है? IS does not specify what statement must be called and allow the use of other terminology। जैसा कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को आप बैलेंस शीट कह सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफन कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट। तो स्टैंडर्ड क्या कहता है, कौन सा नाम इस्तेमाल करना है? वो जो मर्जी कर, लेकिन उन्हीं में से नामों में से नाम हो, किसी एक नाम पर पाबंदी नहीं लगा। अदर टाइटल आपको पता चल गया क्या है, आइडेंटिफिकेशन का पता चल गया क्या है, क्या क्या लिखना है। अच्छा, मैंने ना ये जो आपको ये जो चैप्टर नंबर 10 है ना, ये डिफरेंट अंदाज में पढ़ाना है। उसकी वजह यह है, अगर तो आपने सिर्फ PRC करना है और उसके बाद CA छोड़ देना है तो इस पर गौर ना करना। अगर आपका प्लान है पूरा CA करने का तो ये फिर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत फायदा देगा। जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं ये पास होने के लिए नहीं है, ये सीखने के लिए, फॉर लाइफ इससे फायदा उठाते रहे। लफ्ज कंपैरेटिव का क्या मतलब है? बट आप ना, कोई मसला है कि आप लोगों ना चीजें जल्दी भूल जाती है। नहीं कि छोटे होते दही नहीं खाई या बादाम नहीं खाए, अब खाया करो, शायद थोड़ा सा असर हो। अब मतलब दिमाग के लिए बादाम जरूरी है या दिमाग के लिए क्या चीज जरूरी है? गुड, पानी, साफ शफाफ पानी।
दिमाग के लिए बादाम जरूरी नहीं होते। हमारे ये ऐसे लोगों ने बादाम और पता नहीं क्या क्या मगज खाते रहते हैं। उन चीजें वो है कि आपकी आंखों के लिए है, बाल के लिए, बालों के लिए है, इन चीजों के लिए। दिमाग के लिए साफ सुथरा पानी, जिधर जहां लोग साफ सुथरा पानी पीते हैं ना, वहां के लोग बहुत ज्यादा जहीर है। काम करें ना करें को अलग बात है। और सबसे ज्यादा जो साफ पानी है वो है आबे ज़मज़म। तो अरबियों का दिमाग बहुत होता है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, क्योंकि उनका पानी इतना कमाल है। गिलगित वाली साइड पे चले जाए तो लोग बहुत इंटेलिजेंट। क्यों? चश्मों का पानी आता है, साफ पानी आता है। आप नॉर्दर्न एरिया में चले जाएं, वो वाला पानी बहुत साफ सुथरा होता है। क्यों? क्योंकि वो पानी है एक नेचुरल पानी। हमारे दिमाग क्यों काम नहीं करते? हमारा पानी ठीक नहीं। चलिए जी, कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है? कहते हैं आपने इस साल की इनकम बना ली, आपने सारा पूरे क्या बताया, ये जो स्टेटमेंट में क्या लिखा है, सारा साल भर की इनकम और एक्सपेंस, साल भर में कमाया और खर्च, ये सारा लिखा है, और एंड पे जो बचा नेट प्रॉफिट। कहता है कंपैरेटिव का मतलब है आपने जो भी स्टेटमेंट बनाई है ना, पिछले साल वाले भी साथ बनानी है, ताकि आपको ये पता चले ना कि पिछले साल से अगले साल में कितना कमाया, कितना फर्क है। तो कंपेयर करना, कंपेयर दो तरह से हो सकता है, अपनी परफॉर्मेंस अपने पिछले साल से कंपेयर करना, या अपनी परफॉर्मेंस अपने जैसे के साथ कंपेयर करना। पर कंपेरिंग किस तरह कंपेरेटिव हो सकता है? अपनी परफॉर्मेंस अपने पिछले प्रीवियस के साथ कंपेयर करना, या अपनी परफॉर्मेंस आज किसी अपने जैसे बंदे के साथ, मतलब आप पीआरसी कर रहे हो, किसी और पीआरसी वाले बंदे के साथ अगर आपकी परफॉर्मेंस कंपेयर की जाए तो वो करंट होगी। आप अपनी परफॉर्मेंस मेजर करना चाहते हो तो पिछले साल कितने परसेंट नंबर लिए, इस साल कितने परसेंट नंबर, तो ये कंपेयर। तो कंपैरेटिव क्या होता है? कोई भी स्टेटमेंट बना रहे हो, पिछली स्टेटमेंट भी साथ बनाओ ताकि कंपैरिजन हो सके। तो ये भी पढ़ लेते हैं। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन फॉर द, अंग्रेजी आप लोग की अच्छी है क्योंकि आप लोग मेडिकल के हो, इमीडिएटली preceding accounting period should be disclosed. You will not be asked to provide comparative. आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपके सिलेबस में नहीं है ये। मतलब पता होना चाहिए, लेकिन बना, यानी हमने ये अभी बनाई ना, तो पिछले साल वाली स्टेटमेंट हमने नहीं बनाई क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आते ही एफएआर के अंदर है सिलेबस कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। तो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन क्या है? जो स्टेटमेंट बना रहे हो इमीडिएटली पिछले साल की भी डिस्क्लोज करो साथ, ताकि यहां पर अगर आपने ये क्या लिखा हुआ है, ये सेल्स है, सपोज ये 2 मिलियन है, पिछले साल की सेल अगर 7 लिखी होगी तो इसका मतलब होगा जी हमने बेहतरी तरफ आए। अगर पीछे 3 लिखी होगी तो हमें पिछले साल से सेल कम हो गई, तो 7 कंपैरेटिव भी लिखेंगे। तो आज हमने बुक से सिर्फ 3 टर्म सीखी हैं, कंपैरेटिव, पिछले साल की, पिछले बिल्कुल लेटेस्ट ईयर की, ये नहीं इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर। टाइटल, सॉरी आइडेंटिफिकेशन, क्या आइडेंटिफाई करना है? रिपोर्टिंग एंटिटी, उसकी डेट, उसका पीरियड, एंड वाला लिख देना है, अमाउंट कौन सी करेंसी है, और राउंडिंग ऑफ। ठीक है। टाइटल कौन सा है, कोई स्पेसिफाई नहीं किया, कोई अदर बी अल्टरनेटिव भी अलाउ है। ठीक है। और ये एक स्टेटमेंट हमने बनाई, नाम, काम, जो भी लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, यहां तक एक और चीज, बल्कि ये कल आप एक दफा लिख कर रहो तो मैं बताऊं, या इधर ही बता दूं? नहीं, कल बताऊंगा क्योंकि अभी अगला काम करना है तो वो फिर लेट हो जाएगा। एक और स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट का फॉर्मेट लिखवा देता हूं। हाँ जी, पहली स्टेटमेंट जो लिखी हुई है हमारे सिलेबस में वही 2 है। सबसे पहले कोई भी कंपोनेंट है, पहले क्या लिखते हैं? नाम। उसने खुद ही कह दिया, नाम, फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन as at 31st December 2025। इस स्टेटमेंट की डेट लिखने के पैटर्न में और पिछली स्टेटमेंट लिखने के पैटर्न में कोई फर्क है? क्या फर्क है? वहां लिखा था फॉर द ईयर और यहां पर लिखा हुआ एज एट। इसको थोड़ा डिटेल में बाद में पढ़ते ही रहेंगे,
लेकिन ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट है कि पेपर में पूछी जाती है। जब आप लोग से स्टेटमेंट बनाओगे ना तो वो एक कॉलम आएगा, उस कॉलम में आपने ये लिखना है कि ये स्टेटमेंट ऊपर है तो डेट लिखनी है एज एट, और अगर इनकम स्टेटमेंट है तो डेट कौन सी लिखनी है, फॉर द ईयर। क्यों ऐसा करते हैं आप भी सोचो, मैं भी सोचता हूं, फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल पोजीशन में हमें क्या लिखना चाहिए, इनकम एक्सपेंस लिखना चाहिए या अपने एसेट्स दिखाने चाहिए, पोजीशन बतानी है अपने एसेट्स बताएंगे, लायबिलिटीज बताएंगे, अपना कैपिटल बताएंगे। तो फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर तीन चीजें बताई जाती हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज और टोटल चीजें कितनी हमने पढ़ी हुई है वैसे, 5। कौन कौन सी, इनकम एक्सपेंस वो उधर आ गया है, उधर क्या लिखा है, सारे इनकम सारे एक्सपेंस, और यहां पर क्या लिखेंगे फिर बाकी 3, एसेट्स, एक्सपेंस और लेकिन वो लिखेंगे कैसे, प्रॉपर प्रेजेंट करके लेंगे, ये भी उधर से ही ट्रायल बैलेंस से ही। तो सबसे पहले आप लिखना नॉन करंट एसेट्स, आपके ट्रायल बैलेंस में जितने भी नॉन करंट एसेट्स पड़े हो वो वहां पर ले आना। पता नहीं ना नॉन करंट एसेट क्या होते हैं, ये भूल गए, हाँ, लैंड, बिल्डिंग या प्रेमिसेस, फिर प्लांट, मशीन्स, फिर क्या हो सकते हैं जी, व्हीकल लिख देते हैं जी, फर्नीचर, फिटिंग एंड फिक्सचर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मैं सारा नहीं लिखूंगा, मैं वो लिखूंगा जो ज्यादा इस्तेमाल होता है, गुडविल, पेटेंट, चले बस कुछ इंटेंजिबल लिख दिए, टेंजिबल तो ऑलमोस्ट सारे लिख दिए, ये सारे लिखेंगे और यहां पर बिल्कुल वैसा ही 2 कॉलम बनाएंगे रुपीस के, बिल्कुल पहले वाला कॉलम आप अपने लिए बना रहे हो, दूसरे वाला कॉलम आई कैप को चाहिए। हाँ जी, जितनी लैंड होगी लैंड के सामने लैंड की वैल्यू, बिल्डिंग के सामने बिल्डिंग की वैल्यू, प्लांट एंड मशीनरी के सामने उसकी वैल्यू, ये सब के ट्रायल बैलेंस में कैरी ऑन पड़े होंगे, वो यहां पर आकर लिख देना। और इसका टोटल नीचे नहीं साइड पे, फाइनल कॉलम के नीचे सारे नॉन करंट एसेट, जितने नॉन करंट एसेट पड़े हुए सारे यहां पर लिख। अब प्रेजेंटेशन बोला खराब कैसे होगी, अगर आपने नॉन करंट एसेट्स करंट एसेट में लिख दिया तो समझो गिलास की तरह रख दिया फिर आपने। हाँ जी, ठीक होगी बात, चले जी, करंट एसेट्स, हाँ जी, करंट एसेट में सबसे पहले आप लिखा करो क्लोजिंग स्टॉक, क्या लिखा करो, वही करंट एसेट्स की लिस्ट लिख लो एज इट इज जो लिखवाई हुई है, डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल, डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल, उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीवेबल, और क्या होते हैं जी, कैश, कैश इन बैंक, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, और बस जो भी होंगे क्वेश्चन के अंदर, सारे नहीं लिखते होते, जो क्वेश्चन के अंदर हमें मिलेंगे वो उठाकर लिख देंगे, लेकिन करंट एसेट्स को करंट एसेट में लिखना, डेटर्स, प्रीपेड, कैश इन बैंक, कैश इन, इसका टोटल भी फाइनल।
इन दोनों एसेट्स को टोटल कर लेंगे, इसे बोलते हैं हम टोटल एसेट्स। और इसके नीचे 2 लाइनें लगा देंगे कि ये इंफॉर्मेशन बन गई कि इस बिजनेस के पास, इस एंटिटी के पास टोटल एसेट्स कितने हैं, इस बिजनेस या इस एंटिटी के पास टोटल एसेट्स कितने हैं, यहां से पता चलता है। अब ट्रायल बैलेंस में तो सब कुछ पड़ा होता है ना, यहां से अलग पोजीशन का पता चलता है। अभी ये खत्म नहीं हो, इसके नीचे, इसके बिल्कुल नीचे हम हेडिंग देंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर सबसे पहले हम लिख देंगे, हेडिंग देंगे इक्विटी की। इक्विटी में क्या क्या आता है, सबसे पहले जो कैपिटल पड़ा होगा वो, इसे ओपनिंग कैपिटल भी कह सकते हो या सिर्फ कैपिटल भी कह सकते हो। इसमें प्लस कर देंगे नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट ट्रायल बैलेंस में नहीं होगा, ये कहां से मिलेगा, पिछली स्टेटमेंट से। जो पिछली स्टेटमेंट का नेट प्रॉफिट है वो यहां पर लिख देना और माइनस कर देंगे ड्रॉइंग्स। ये हमारे पास आ जाएगा इक्विटी। फिर हम लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। अपने ट्रायल बैलेंस में वहां से नॉन करंट लायबिलिटी ढूंढ के लाएंगे और मोस्ट ऑफ द केसेस वो एक ही गिवन होती है, लॉन्ग टर्म लोन। मोस्टली एक ही होता है, उसको ही लिख देंगे डायरेक्ट फाइन। उसके बाद करंट लायबिलिटी। हाँ जी, करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा पहला, क्रेडिटर्स मतलब अकाउंट पेएबल, अक्रूड एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे, उसके बाद अनअर्न्ड इनकम मतलब एडवांस इनकम, उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट भी लिख लें। उसके बाद भी अगर कोई करंट लायबिलिटी है तो वो भी लिखें, जस्ट लाइक शॉर्ट टर्म लोन वगैरह आ जाता है तो वो भी, इसका भी टोटल करके इधर। अब इसको लिखेंगे टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। टोटल इक्विटी एंड ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी तैयार हो गई। ये एक हिस्सा है इक्विटी एंड लायबिलिटी का और एक है टोटल एसेट्स। ठीक होगी बात। अब एक तो ये और एक ये हमेशा बराबर आने चाहिए। अगर ये बराबर नहीं है तो मतलब फिर आपका जवाब भी गलत है। अगर बराबर है तो हो सकता है जवाब ठीक हो, बराबर नहीं है तो फिर कंफर्म गलत। हाँ, कभी कभी बराबर भी आ जाते हैं और गलत भी होता है, फिर वो जीनियस लोगों का काम, वरना नॉर्मल ये बराबर ही आते हैं। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। ओके होगी बात। हाँ जी, आज का हमारा इतना ही काम है, बट आपने करना यह है कि ये दोनों फॉर्मेट, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, दोनों फॉर्मेट मिनिमम 3 दफा मंडे को लिख कर आने। एक दफा भी कम हो गया तो हर दफा के अलग फाइन है, और फिर मैंने बोर्ड पे भी लिखवाना है ये पूरा फॉर्म। तो 3 दफा वैसे आप लिख लोगे तो आपको याद हो जाएगा, तो बोर्ड पे भी लिखवाया जाएगा और आपने खुद भी लिख कर आना। ठीक है,
और जिसने नहीं लिख कर आना फिर वो बहस नहीं करेगा, फाइन लेकर आए। ठीक, ओके जी।